नमस्कार दोस्तों। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम माहिष्मती साम्राज्य के एक ऐसे अनसुने चैप्टर में उतर के वाले हैं जहां हर कदम एक चाकू की धार पर रखा गया था। देखिए, ये कहानी अमरेंद्र या महेंद्र बाहुबली की सीधी जंग की नहीं है। ये एक ऐसे सीक्रेट वॉर की कहानी है जिसे मैदान में तलवारों से नहीं बल्कि शतरंज की चालों, धोखे और एक रोंगटे खड़े कर देने वाली रक्त शपथ के जरिए लड़ा गया था। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो बाहर से एकदम शांत दिखता है लेकिन भीतर ही भीतर एक भयानक साजिश की आग में जल रहा है। कहते हैं ना कि जो राज दफन कर दिए जाते हैं वे असल में कभी मरते नहीं हैं। वे बस एक सही मौके का इंतजार करते हैं। विक्रमजीत, जो कभी माहिष्मती का मास्टर रणनीतिकार और अग्निदल का लीडर था, अब एक धीमे जहर का शिकार है। सबको यही लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन उसका दिमाग आज भी बाहुबली के किसी भी योद्धा से ज्यादा तेज चलता है। ये पूरी कहानी उसी गुप्त बदले की शुरुआत है जो पूरे 12 सालों से एक परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार कर रहा था। चलिए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ। द ट्रोजन हॉर्स एंटर्स। महल में वो पहली घुसपैठ। अब सोचिए, एक अभेद्य किले को आप बाहर से कैसे तोड़ेंगे? तोड़ ही नहीं सकते, उसे तोड़ा जाता है भीतर से। यहाँ विक्रमजीत का ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। एक तरफ वो विक्रमजीत था जो अग्निदल का निडर और खूंखार कमांडर हुआ करता था, और दूसरी तरफ उसका ये नया रूप, एक खांसता हुआ, बीमार और एकदम लाचार सा दिखने वाला विद्वान, आचार्य विष्णुगुप्त। विक्रमजीत ने अपनी इस फिजिकल वीकनेस को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। इस वेशभूषा ने उसे इतना दयनीय दिखा दिया कि महल के उन खूंखार पहरेदारों को उस पर रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। महल में अंदर घुसने के लिए उसने कोई बल प्रयोग नहीं किया। ये पूरा का पूरा एक साइकोलॉजिकल गेम था। सबसे पहले एक फेक आइडेंटिटी ली गई। फिर जब गेट पर पहरेदारों ने उन्हें रोका तो विक्रमजीत ने देवताओं के श्राप और पूजा में देरी का ऐसा डर बिठाया कि उनके पसीने छूट गए। और बस इसी मनोवैज्ञानिक दबाव का फायदा उठाकर उसने सीधे महाराज महेंद्र बाहुबली और राजमाता देवसेना के दरबार में अपनी पक्की जगह बना ली। इसे कहते हैं दिमाग से ताकत को मात देना। दूसरा पड़ाव, आर्थिक स्तंभ को गिराना, यानी सैबोटाइजिंग द फाइनेंशियल पिलर। अब महल के अंदर तो एंट्री मिल गई थी, लेकिन दुश्मन पर सीधे वार करना बेवकूफ़ी होती। अगर एक करप्ट मंत्री को गिराना है तो सबसे पहले उसके बैंक को उड़ाना पड़ता है ना? इसलिए विक्रमजीत का अगला टारगेट महामंत्री खलीक नहीं बल्कि उसका खजांची था। विक्रमजीत और उसके चेले सोमदेव ने रात के अंधेरे में एक खतरनाक स्टेल्थ ऑपरेशन किया। उन्होंने अनाज की जमाखोरी करने वाले सेठ धनीराम के घर में घुसकर पहरेदारों को नींद की दवा दी और फिर धनीराम की टेबल पर राजद्रोहों का एक फर्जी लेटर प्लांट कर दिया। ये एक सीधा अल्टीमेटम था, या तो सारा अनाज माहिष्मती की जनता के लिए खोल दो या फिर राजा के सामने गद्दार बनकर मरो। और जानते हैं इसका रिजल्ट क्या हुआ? सुबह की पहली किरण के साथ ही धनीराम ने अपनी खुद की चमड़ी बचाने के लिए खलीक को धोखा दे दिया। भाई, एक लालची इंसान हमेशा सबसे पहले अपनी ही जान बचाता है। बिना एक भी तलवार चलाए या खून की एक बूंद बहाए खलीक का पूरा फंडिंग नेटवर्क और उसकी काली कमाई का जरिया ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये एक प्योर स्ट्रेटेजिक जीत थी। तीसरा हिस्सा, गद्दार का पर्दाफाश, अनमास्किंग द ट्रेटर। पैसों का नेटवर्क तोड़ने के बाद अब कहानी मुड़ती है शाही लाइब्रेरी के उन ठंडे अंधेरे हिस्सों की तरफ। यहीं विक्रमजीत के हाथ लगती है एक काली डायरी, और ये डायरी एक ऐसा सवाल खड़ा करती है जिसने पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। 12 साल पहले जब उस महान अग्निदल का बेरहमी से कत्लेआम किया गया था, तो वो अंदर का आदमी कौन था जिसने गद्दारी की? उस डायरी के पन्नों पर खून से सना हुआ वो नाम किसी मामूली सैनिक का नहीं था। वो नाम था सेनापति वीर सिंह, माहिष्मती का सबसे सम्मानित और वफादार योद्धा। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ एक बहुत इमोशनल मोड़ लेती है। वीर सिंह कोई पैदाइशी विलन नहीं थे। खलीक ने उनके परिवार को बंधक बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करके इस गद्दारी के लिए मजबूर किया था। पलक झपकते ही हमारा एक दुश्मन एक बेहद दुखद और मजबूर इंसान में बदल जाता है। रात के सन्नाटे में एक पुरानी वीरान बावड़ी पर जब विक्रमजीत और वीर सिंह का आमना सामना होता है तो हवा में टेंशन साफ महसूस की जा सकती थी। वीर सिंह का पछतावा असली था। अपनी तलवार उठाने के बजाय वो अपराध बोध से घुटनों के बल गिर पड़े। विक्रमजीत ने उनके इस गिल्ट को समझा और उसे खलीक के खिलाफ एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार में बदल दिया।
अब महल के भीतर विक्रमजीत को एक ऐसा इनसाइडर मिल गया था जो आग उगलने को तैयार था। चौथा भाग, द केव डाइवर्जन, खलीक का घातक छलावा। अब खेल की स्पीड और स्टिक दोनों बढ़ने वाले थे, क्योंकि खलीक भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। 500, जी हाँ 500, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन खूंखार विद्रोहियों की संख्या थी जो महल के उत्तर में पहाड़ियों की एक गुप्त गुफा में जमा थे। भारी मात्रा में बारूद के साथ खलीक ने इस पूरी सेना को माहिष्मती के राजमहल को उड़ाने के लिए बैकअप में रखा हुआ था। लेकिन जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। यहाँ खलीक ने एक मास्टरमाइंड चाल चली। आधी रात को जब विक्रमजीत और वीर सिंह उस गुफा पर हमला करते हैं और बारूद उड़ाते हैं तो उन्हें एक भयानक सच्चाई का एहसास होता है। वो गुफा सिर्फ एक जाल था, एक डायवर्जन, ताकि असली रक्षक महल से दूर चले जाएं। ठीक उसी समय खलीक ने राजमहल पर असली धावा बोल दिया था। हमारे हीरोज मीलों दूर फंसे रह गए और खलीक ने राजमाता देवसेना तथा महाराज बाहुबली को बंधक बना लिया। ये सच में एक डेडली चेकमेट था। 5वां भाग, चेकमेट इन द दरबार, फाइनल क्लैश। विक्रमजीत बेतहाशा घोड़ा दौड़ाकर जब वापस राजमहल पहुंचता है तो हवा में जलते हुए तेल और बारूद की तेज गंध थी। दरबार में कदम रखते ही खलीक की वो खौफनाक चेतावनी गूंज उठती है, अपनी तलवार फेंक दो विक्रमजीत, वरना माहिष्मती का सूर्य इसी पल हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा। खलीक के हत्यारों की नंगी तलवारें सीधे राजमाता और महाराज के गले पर टिकी थीं। एक भी गलत कदम और खेल वहीं खत्म। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहां तलवार नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिमाग काम आ सकता था। अब देखिए विक्रमजीत ने बाजी कैसे पलटी। उसने हार मानने का नाटक किया और खलीक की ओर डायरी वाला एक फर्जी संदूक बढ़ा दिया। जैसे ही खलीक के आदमियों ने वो संदूक खोला, बूम, उसमें छिपा हुआ स्मोक पाउडर फट गया। कुछ ही सेकंड्स में पूरा दरबार एक गहरे सफेद धुएं से भर गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और बस इसी अफरा तफरी का पूरा फायदा उठाकर राज परिवार को तुरंत सेफ जगह पर खींच लिया गया। खलीक की डिमांड ही उसका सबसे बड़ा ट्रैप बन गई। और उस धुएं के गुबार में जो एक्शन हुआ ना, वो किसी ब्लॉकबस्टर मूवी के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। झरोखों के कांच तोड़ते हुए रस्सियों के सहारे वो लोग अंदर कूदे जिन्हें दुनिया मरा हुआ मान चुकी थी, अग्निदल के सर्वाइवर्स। बख्तावर के लीडरशिप में उन्होंने पलक झपकते ही एक अभेद्य त्रिशूल व्यू बना लिया, एक ऐसी एंशिएंट तकनीक जिसे कोई भेद नहीं सकता। और इसी बीच सेनापति वीर सिंह अपनी पुरानी गद्दारी का दाग धोने के लिए एक घायल शेर की तरह लड़े। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये सम्मान की वापसी थी। लेकिन रुकिए, असली खतरा तो अभी बाहर था। खलीक की जो रिजर्व आर्मी थी वो कुल्हाड़ियों से मेन गेट तोड़ के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। तभी विक्रमजीत ने फर्श के नीचे छिपे एक प्राचीन मैकेनिज्म को ट्रिगर कर दिया। छत से भारी लोहे के जंजाल नीचे गिरे और महल का मुख्य द्वार हमेशा के लिए जाम हो गया। इसे कहते हैं युद्ध के मैदान को अपने कंट्रोल में लेना। विक्रमजीत ने खलीक की पूरी बैकअप सेना को हमेशा के लिए बाहर ही लॉक कर दिया। और अब छठा और सबसे बड़ा खुलासा, द हिडन प्रिंस रिटर्न्स। जब दरबार में छाया हुआ धुआं और धूल छटने लगी तो टूटे हुए मुख्य द्वार से कोई सैनिक नहीं बल्कि एक घुड़सवार अंदर आया। उसके हाथ में अग्निदल का वही झंडा था जिसे 12 साल पहले जलाकर राख कर दिया गया था। ये कोई फैंटम नहीं था दोस्तों, ये था माहिष्मती का खोया हुआ राजकुमार, जिसे उस खौफनाक रात मरा हुआ मान लिया गया था। लेकिन विक्रमजीत ने 12 सालों तक उसे अंधेरे में एक घातक हथियार की तरह ट्रेन किया था। ये वो मास्टर स्ट्रोक था जिसकी भनक खलीक को सपने में भी नहीं लगी थी। उस राजकुमार के शब्द सुनिए, खाई गहरी थी महामंत्री, लेकिन प्रतिशोध की आग उससे भी कहीं ज्यादा गहरी थी। इस एक लाइन ने खलीक के 12 साल के क्रूर शासन, उसके अभिमान और उसके पूरे एम्पायर को एक झटके में जमींदोज कर दिया। जिसे खलीक राख समझकर भूल चुका था, वो अब एक धधकता हुआ ज्वालामुखी बनकर वापस आ गया था। अगर हम इस पूरी कहानी का निचोड़ निकालें तो बात एकदम साफ है। खलीक का पूरा मास्टर प्लान सिर्फ डर, ब्रूट फोर्स और धोखे पर टिका था। लेकिन दूसरी तरफ अग्निदल का जो प्रतिशोध था वो एकदम कैलकुलेटेड, टैक्टिकल और धैर्य से भरा हुआ था। ये साफ साबित करता है कि सिर्फ सैनिकों की भीड़ या ताकत से आप अल्टीमेट जीत हासिल नहीं कर सकते। एक सटीक रणनीति और सही समय का इंतजार हमेशा रॉ पावर को मात दे देता है। लेकिन दोस्तों, क्या कहानियां इतनी आसानी से खत्म होती हैं?
जब सब कुछ एकदम शांत लगने लगे तो अक्सर सबसे बड़ा तूफान वहीं से उठता है। इस शानदार जीत के बावजूद एक आखिरी सवाल है जो दिमाग में घूम रहा है। अपनी इस पक्की हार को सामने देखते हुए क्या खलीक ने उस सिंहासन के ठीक नीचे कोई ऐसा फाइनल और जानलेवा जाल छिपा रखा है जो इस पूरी विजय को पल भर में मलबे में बदल सकता है? ये एक ऐसा सस्पेंस है जो हमें इस कहानी के अगले चैप्टर का बेसब्री से इंतजार करने पर मजबूर कर देता है। इस डीप डाइव में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और रहस्यों को डिकोड करने के लिए हमसे जुड़े रहें।